नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मिले हैं और बात करेंगे बोन्स के बारे में कि हमारी बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं, कितने टाइप की होती हैं। मैंने ऑब्जेक्टिव्स जो है मेंशन कर रखे हैं यहाँ पे, आप जो है स्क्रीन पे देख सकते हैं इनको। 3 ऑब्जेक्टिव हैं यहाँ पे। आइडेंटिफाई फंक्शन ऑफ बोन्स, distinguish between different classifications of bone, name all bones of the human skeleton system। ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब वन बाय वन सबसे पहले बोन्स के बारे में जानेंगे, तो आइए जानते हैं। बोन्स बोन्स का इंट्रोडक्शन यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। तो बोन्स इज ए कैल्सिफाइड ऑस्टियोइड। ऑस्टियोइड अपने आप में बहुत बड़ा टर्म है, तो इसका मीनिंग क्या है आप लोगों को बताते हैं। ऑस्टियोइड 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ओएस, एक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो वहां पे नहीं जाना है। ऑपरेटिंग सिस्टम से इस ओएस का कोई मतलब नहीं है। इस ओएस का मतलब है बोन्स। ओआईडी, ओएड, ओएड मीन्स फॉर्म और रिजेम्बलेंस, इसका मतलब होता है। तो इसका दोनों का मतलब होता है टिश्यू। तो बोन एक टिश्यू है, एक तरीके का कैल्सिफाइड टिश्यू। सबसे पहले बोन इज ए कैल्सिफाइड ऑस्टियोइड। एंड ऑस्टियोइड का क्या टाइप है, तो ऑस्टियोइड एक टिश्यू का टाइप है। बोन्स फंक्शन एज ए levers, mineral, salt stores, supporters and protectors of the vital organs of human body. Bones have several classifications along with its sub-classification that you need to know all about it. Bones के बारे में जानने के लिए बोन्स का क्लासिफिकेशन जानेंगे हम लोग। उसके बाद जो है हम लोग धीरे धीरे बोन्स के टाइप पढ़ेंगे। यहाँ पे फंक्शन ऑफ बोन्स जो है मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो सबसे पहला फंक्शन है सपोर्ट ऑफ द बॉडी। अगर बोन्स नहीं होंगे तो कैसे जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर शेप में दिखता है, कैसे शेप में दिखेगा, नहीं दिखेगा। इसलिए इसका सबसे पहला फंक्शन है सपोर्ट ऑफ द बॉडी। दूसरा प्रोटेक्ट ऑफ सॉफ्ट ऑर्गन, जो हमारी बॉडी अंदर की मशीनरी है उसको जो है बोन प्रोटेक्ट करती है। अगर बोन ना हो तो अंदर कुछ बचेगा ही नहीं, सब ऐसे हाथ दबा किसी ने, घुस गया उसके अंदर से, सब खींच के निकाल लिया। इसलिए जो है कुछ बचबे ना करेगा, तो उसके लिए प्रोटेक्शन जरूरी है। इसलिए बोन्स जो है हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स का प्रोटेक्शन करती है। फिर मूवमेंट ड्यू टू अटैच्ड स्केलेटल मसल। बोन्स का जो मूवमेंट है वो स्केलेटल मसल्स के अटैचमेंट से होता है, जिसकी वजह से हम लोग चल फिर सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं। एंड फोर्थ है स्टोरेज ऑफ मिनरल एंड फैट्स। हमारी बोन्स में मिनरल्स और फैट्स का भी स्टोरेज होता है। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ब्लड सेल फॉर्मेशन, जो कि हमारी लॉन्ग बोन्स में होता है। उसके बारे में आगे बात करेंगे। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स शुरू होने जा रहा है। एंड ये लंबा चौड़ा क्लासिफिकेशन है बोन्स का। ये चार्ट आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा कुछ एक ही पेज में है, पूरा अपना स्केलेटल सिस्टम ह्यूमंस का इसी पेज में है। तो ये है, ये देखिए 3 बेसिकली भागों में डिवाइड किया गया है क्लासिफिकेशन। पहला शेप, फिर लोकेशन के बेसिस पे, फिर डायनेमिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो शेप में जिसमें लॉन्ग, शॉर्ट, इरेगुलर, निमेटिक एंड फ्लैट्स, इतने टाइप के शेप के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। लोकेशन के बेसिस पे एक्सियल एंड अपेंडिकुलर,
आगे बात करेंगे। और डायनेमिक स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट एंड स्पंजी, जो कि हमारे डायनेमिक स्ट्रक्चर्स हैं। अब एक्सियल स्केलेटल में क्या आएगा? एक्सियल स्केलेटल में हमारा आएगा स्कल, रिब केज, जो हमारा चेस्ट होता है वो रिब्स और स्टर्नम से मिलके बनाता है रिब केज। एंड एक्सियल में ही आता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, वो भी हमारे एक्सियल स्केलेटन सिस्टम का पार्ट है। फिर आते हैं हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन पे, जिसमें शोल्डर ग्रिडल अपर लिम्ब आती है और जो है पेल्विक ग्रिडल लोअर लिम्ब आती है। तो दोनों ग्रिडल्स जो है हमारी अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर में आती है, ये ध्यान रहे। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स अकॉर्डिंग टू लोकेशन के बारे में बात करेंगे। ये देखिए एक्सियल और अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर जो है स्केलेटन का यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। जो भी रेड से है ये हमारा एक्सियल है, और जो ये लाइट ब्लू है, रॉयल ब्लू, ये हमारा अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर है। आगे चलते हैं। द एक्सियल स्केलेटन form the longitudinal part of the body divided into three parts: skull, vertebral column, rib cage। जैसा कि पहले बात कर चुके हैं। ये देखिए ये स्कल है, स्कल देखिए, स्कल का क्रेनियम, ये लेबलिंग्स जो है पूरा हमारे बॉडी की बोन्स को दर्शा रही हैं। यहाँ पे हम एक्सियल की बात करेंगे। ये जो ब्लू कलर से है इसमें, ये देखिए स्कल, ये रिब केज है, ये वाला पोर्शन रिब केज है, जिसमें ये जो पोर्शन है इसको स्टर्नम बोलते हैं। ये लास्ट की जो रिब्स है इनको फ्लोटिंग बोन्स बोलते हैं। और ये जो है हमारी रीढ़ की हड्डी है। ये इसका एंटीरियर व्यू है। ये कोई एक आदमी खड़ा है, सपोज कीजिए, जिसकी आंखें आपकी तरफ है, एंटीरियर व्यू का मतलब। और ये एक आदमी खड़ा है जिसकी आंखें आपकी तरफ नहीं है, इसकी रीढ़ की हड्डी आपकी तरफ है, ये इसको बोलते हैं पोस्टीरियर व्यू। आगे चलते हैं। ये देखिए खोपड़ी, स्कल, स्कल का हिंदी में नाम है खोपड़ी। अब खोपड़ी के बारे में बात करेंगे तो खोपड़ी का ये जो जहां पे बाल होते हैं इसको बोलते हैं फ्रंटल बोन, और ये आगे पोस्टीरियर साइड तक पेराइटल बोन, ये लेटरल वाले हैं, इनको बोलते हैं। और कोरोनल सूचर, ये जब बेबी होता है आदमी उस स्टेज में दिखते हैं सूचर। यहाँ से बोन्स की जो है लोब्स जुड़े होते हैं, स्कल के जितने भी हैं, वो धीरे धीरे वो सख्त होते जाते हैं, फिर वो दिखाई नहीं देते हैं। जब बेबी छोटा होता है, मतलब बेबी तो छोटा टर्म ही है, बेबी आई मीन्स जो है बेबी न्यू बॉर्न जब होता है, तो ये उसका ब्रेन कभी आप पुश करके देखेंगे तो दबेगा धीरे धीरे करके। तो वो दबता इसलिए है क्योंकि वहां पे सूचर डेवलप नहीं हो पाते, सूचर धीरे धीरे डेवलप होकर बोन बनते हैं, जो ये वाले सूचर होते हैं। देन नेजल बोन, ये नाक की हड्डी है। स्फेनाइड बोन, टेम्पोरल बोन, ऑप्टिक कैनाल, जहाँ से ऑप्टिक नर्व जुड़ी होती है जिसकी वजह से दिखाई देता है। तो इस सब के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सेंट्रल क्रेनियल नर्व जो सीएनएस होता है उससे क्रेनियल नर्व जुड़ी होती है, एंड स्पाइनल नर्व अलग जगह से जुड़ी होती है, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बाद में। अभी बात करेंगे तो सब सर के ऊपर से जाएगा। ये जो सर है ये इसी को सर बोलते हैं, इसके ऊपर से जाएगा, फिर तो कुछ समझ में नहीं आएगा आप लोगों के।
ये आप लोगों के काम की इंफॉर्मेशन है। एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्री। जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें 33 बोन्स होती हैं। एट ए टाइम ऑफ इन्फेंट, और जो है इन्फेंट से जैसे जैसे आगे की एज में जाते हैं 18 साल की उम्र के बाद ये बोन्स 33 से 26 हो जाती हैं। जो ये कोक्साइजियल रीजन की बोन्स हैं, 4 वर्टिब्री, ये जुड़ जाती हैं, आपस में एक बन जाती हैं, जिसकी वजह से बोन्स कम हो जाती हैं। द स्पाइन हैज 4 नॉर्मल कर्वेचर्स, ये इसमें लिखा भी रखा है। द स्पाइन हैज 4 नॉर्मल कर्वेचर। जितनी भी स्पाइन्स है, ये 33 स्पाइन्स होती हैं। इनकी हर एक स्पाइन्स की 4 जगह से जो है कर्वेचर्स होते हैं। इसमें मतलब 4 जगह से झुकाव होते हैं विशेष टाइप के। वो 3D स्ट्रक्चर जब बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि कर्वेचर्स क्या होता है। एक एंगल होता है एक तरीके का। एंड वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 5 रीजन्स। जो इसका ऊपर का, ये जैसे हम बात करते हैं अभी इधर इस तरफ बात करते हैं, ये देखिए जो ऊपर का होता है इसको सर्वाइकल बोलते हैं, और ये जो बीच वाला पोर्शन होता है इसको थोरैकिक, और ये होता है जो थर्ड नंबर, ये लंबर वर्टिब्री, ये थर्ड पार्ट है। और ये कोक्साइजल और सैक्रल रीजन ये आपस में जुड़ जाता है। तो जैसे जैसे आदमी एडल्ट होता है, ह्यूमन बींग्स जैसे जैसे एडल्ट होते हैं वैसे वैसे ये जुड़ जाते हैं, और एडल्ट होते होते ये हड्डियां 33 से 26 हो जाती हैं। बताएंगे वो भी आगे कौन कौन सी बोन फ्यूज होती हैं। तो ये देखिए वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 5 रीजन: सर्वाइकल रीजन, thoracic region, lumbar region, sacral region and coxaxial region। अगर कोई ये पूछे आपसे कि वर्टिब्रल कॉलम हैज व्हाट नंबर ऑफ बोन, तो आपको 33 बताना है। अगर पूछे एडल्ट वर्टिब्रल कॉलम व्हाट नंबर ऑफ बोन्स, तो आपको बताना है 26। ये थोरैकिक केज, ये देखिए जो कर्वेचर्स की बात हो रही थी, ये देखिए ये एक स्पाइन है एक तरीके की, मान लीजिए। तो इसमें जो है ये देखिए कर्वेचर, एक ये कर्वेचर, एक ये कर्वेचर, एक ये कर्वेचर, एक ये कर्वेचर। तो थोरैकिक केस में क्या होता है, रिब्स, थोरैकिक वर्टिब्री, स्टर्नम एंड कोस्टल कार्टिलेज। जो थोरैकिक वर्टिब्री, ये एक थोरैकिक वर्टिब्री है, और हर वर्टिब्री के स्पाइन भी बोलते हैं वर्टिब्री को, और हर स्पाइन के 4 कर्वेचर होते हैं, जैसा कि पहले बताया गया था अभी। अब देखिए 7 ट्रू रिब्स आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द स्टर्नम। जो 7 असली वाली रिब्स होती हैं, मतलब फॉल्स नहीं, जो फ्लोटिंग होती है उनको फ्लोटिंग बोलते हैं, और जो ट्रू, जो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच होती हैं उनको ट्रू बोलते हैं। जो डायरेक्टली अटैच नहीं होती उनको फॉल्स बोलते हैं। झूठा सच्चा वाला ट्रू फॉल्स नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे स्टर्नम से अटैचमेंट के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो ये 7 हमारी ट्रू रिब्स होती हैं, फर्स्ट 7 पेयर्स, एंड 3 फॉल्स रिब आर ज्वाइंट टू द 7th रिब्स। मतलब जो रिब दूसरे रिब से ज्वाइंट कनेक्टेड होती है उसको फॉल्स बोलते हैं, और 2 जो है फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, वो चलती रहती हैं, इनका स्टर्नम से जुड़ाव नहीं होता है। ये देखिए यहाँ पे 7 ट्रू रिब्स हैं, वर्टिब्रो स्टर्नल से अटैच्ड, एंड फॉल्स रिब्स हमारी 3 है, 8 9 10 वर्टिब्रो कॉन्ड्रियल रिब्स इनको बोलते हैं, और ये जो 2 हैं ये फ्लोटिंग वर्टिब्रल रिब्स हैं, ये आपस में कनेक्टेड नहीं होती है।
घूम के वापस कनेक्टेड नहीं है, सिंगल ही है, इसलिए इनको फ्लोटिंग बोलते हैं। और ये जो है हमारा G5 प्रोसेस है, और ये वर्टिब्रल कॉलम है, पता ही है, बता ही दिया पहले। इसको मेनोब्रेन बोलते हैं। ये थोरैकिक वर्टिब्री है, ये मेनोब्रियम, ये पोर्शन पूरा स्टर्नम हो गया। G5 प्रोसेस ये लास्ट का होता है, ये किसी किसी का धंसा होता है अंदर की तरफ, तो वो एक सिंड्रोम होता है एक तरीके का। हालांकि वो ट्रीटमेंटेबल है, आसानी से जो है ठीक किया जा सकता है अगर प्रॉपर थेरेपी लिया जाए। फाइनल चेस्ट होता है किसी के, वो उसके बारे में बात करेंगे, आगे बात करेंगे उसके बारे में। अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर, इसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे हम लोग। आज हम लोग इसके बारे में ही बात कर लेते हैं। तो जैसा कि बता रहे थे अभी हम, जिसका ये चेस्ट किसी किसी का बाहर की तरफ निकला होता है, किसी किसी का अंदर की तरफ निकला धंसा होता है। जिसका अंदर की तरफ धंसा होता है उसको जो है फनल चेस्ट बोलते हैं। और जो हमारे इंडियन आर्मी वगैरह की रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस होते हैं उसमें नहीं लिया जाता है उसको, इसकी वजह से। तो ये तरीके का ट्रीटमेंटेबल डिजीज है। अगर शुरुआत में ही इसका ट्रीटमेंट किया जाए तो ये अच्छा हो जाता है। ये एक्चुअली G5 प्रोसेस का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है एम्ब्रियोनिक लेवल पे, तभी से ये आउटकम ऐसा फिनोटाइपिकली चेंज हो जाता है। अदरवाइज ये अगर तो बेबी जैसे डिलीवर होता है, अगर तब दिखने लगे कि ये बंदे का चेस्ट जो है अंदर की तरफ धंसा हुआ है, तो फिजियोथेरेपी वगैरह से जब बेबी एडल्ट होने की तरफ प्रोसेस होता है तब किया जा सकता है, इसको सही किया जा सकता है। फिर बाद में धीरे धीरे एक्सरसाइज के थ्रू भी ये आ जाता है, और फिर अल्टीमेटली लास्ट में इसका ऑपरेशन भी किया जाता है। तो ऑपरेशन से भी ये सही किया जाता है, अगर सही होने लायक होता है तो वो सर्जन्स जो है देख के अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। मैं स्टर्नम डिसऑर्डर पे एक अलग से वीडियो डालूंगा अपने चैनल पे, जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन से सिंड्रोम होते हैं ये स्टर्नम डिसऑर्डर के, कि फनल चेस्ट डिस्क्राइब करूंगा। 15-20 मिनट की वीडियो रहेगी वो, इसमें सब कुछ बताएंगे हम। चलिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो इसी के साथ समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर जो है हमारे स्केलेटल सिस्टम का, उसके बारे में। धन्यवाद।